नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में बताऊंगा कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में अक्सर बड़ा ही बचपना देखने में आता है और बड़े ही इमैच्योर बिहेवियर्स देखने में आते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसे क्या कहते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है? कुछ ऐसा इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं जो कि शायद आज से पहले आपने नहीं सुना या समझा होगा। शायद आपको आइडिया भी नहीं होगा कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स को इस तरह भी समझा जा सकता है या स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स के बिहेवियर्स को इस तरह से भी देखा जाता है। मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट करीब 100-150 सालों से स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जो भी जाने समझे हैं वो बहुत सारे ऐसे आइडियाज और ऐसे इश्यूज को समझ चुके हैं जिसके बारे में मासेस को, आम पेशेंट्स को और जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उसके बारे में उनको बिल्कुल पता नहीं होता। पर ये वो ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स को पेशेंट का मैनेजमेंट करना होता है, उसके साथ दिन भर डील करना होता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि पेशेंट के बिहेवियर्स को सही तरीके से समझा जाना जाए ताकि फैमिली मेंबर्स का स्ट्रेस भी कम हो और फैमिली मेंबर्स सही तरीके से पेशेंट से डील कर पाए। तो ये वीडियो फैमिली मेंबर्स के लिए है मेनली, पर साथ ही स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स हैं वो भी इसे देख सकते हैं, वो भी इससे बहुत कुछ समझ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक हमेशा से ऐसा देखते आए हैं और उन्होंने इस तथ्य, इस फैक्ट को हमेशा से समझा है, जाना है कि हम सभी को अलग अलग स्तर पे स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। अब जितने भी लोगों को साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया हो गया या बाइपोलर डिसऑर्डर, ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, एडिक्शन डिसऑर्डर्स या जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, अक्सर ऐसा देखा जाएगा कि सभी पेशेंट्स को किसी ना किसी लेवल का तनाव होता है, स्ट्रेस होता है। और ये जो स्ट्रेस होता है ये नॉन साइकाइट्रिक लोगों के मुकाबले, मतलब नॉन क्लिनिकल जिनको कोई बीमारी नहीं है, ऐसे लोगों के मुकाबले ये जो तनाव होता है ये साइकाइट्रिक पेशेंट्स में बहुत ज्यादा होता है। तो एक बात तो साफ है कि स्ट्रेस से सभी लोग डील कर रहे हैं, पर जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर जैसी बीमारियां हैं वो ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा वो अपनी लाइफ के छोटे बड़े टास्क और चैलेंजेस में स्ट्रेस महसूस कर रहे होते हैं। पर उस स्ट्रेस को ना वो एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना वो उसके प्रति खुद अवेयर होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब पेशेंट खुद भी इन स्ट्रेसेस और इन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर पूरी तरह से अवेयर नहीं होता, तो पेशेंट का दिमाग क्या करता है, इस स्ट्रेसफुल कंडीशन में कुछ डिफेंसिव स्टाइल्स और डिफेंसिव रिएक्शंस अपना लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। ये कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि स्ट्रेसफुल और चैलेंजिंग कंडीशन से डील करने के लिए हम सबका दिमाग जो होता है वो अडॉप्ट करता है। और डिफेंस मैकेनिज्म्स बहुत कॉमनली एक्नॉलेज किए जाते हैं और हम सभी के पर्सनैलिटी और बिहेवियर में डिफेंसेस पाए जाते हैं। और ये सारे डिफेंसेस हमेशा किसी ना किसी स्ट्रेस के या किसी अनएक्सेप्टेबल या बड़े अनकंफर्टेबल फीलिंग के रिस्पॉन्स में होते हैं। तो कोई भी चीज जो हमें अच्छी नहीं लगती, मुश्किल लगती है, चैलेंजिंग लगती है, स्ट्रेसफुल लगती है, उसके अगेंस्ट हम एक डिफेंसिव स्टाइल ऑफ रिएक्शन डेवलप कर लेते हैं। और ये डिफेंसिव स्टाइल जो होता है ये सभी लोग डेवलप करते हैं छोटे बड़े हर तरह के तनावों के लिए। तो ऐसे ही एक डिफेंसिव रिएक्शन होता है जिसे कहा जाता है रिग्रेशन। रिग्रेशन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि लोग तब अडॉप्ट करते हैं जब वो अपने स्ट्रेसेस से डील नहीं कर पा रहे, पर ऐसे में वो उन तनावों से, उन चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डील करने के लिए थोड़ा बचपना दिखाते हैं या एक ऐसे मोड ऑफ फंक्शनिंग में चले जाते हैं जहां वो दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। एक बच्चे का बिहेवियर कैसा होता है, एक बच्चा अपने माँ बाप पर, अपने आसपास के लोगों पर डिपेंडेंट होता है, इमैच्योर होता है, उसका थिंकिंग स्टाइल बहुत ही इमैच्योर और बहुत ही अंडर डेवलप्ड होता है, वो जिम्मेदारियां नहीं लेता है, टेम्पर टैंट्रम्स मतलब बड़ी जिद्दें दिखाता है, गुस्सा करता है और अपनी जो परेशानियां हैं वो दूसरों पर या किसी और सिचुएशन पर लाद देता है, उसका जिम्मा किसी और पर दे देता है। तो ये जो कुछ इमैच्योर स्टाइल होते हैं जो कि हम सभी में पाए जाते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति जो कि बहुत डिप्रेस्ड है या किसी भी तरह से उसका काम में मन नहीं लग रहा है, या कोई स्टूडेंट है जिसका अपने करियर में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो हम सब क्या करते हैं, हम डिपेंडेंसी वाले मोड में चले जाते हैं। हम कुछ ऐसा करने लगते हैं जिससे कि हम अपना स्ट्रेस दूर कर पाए। जैसे कि हम इस तरह से देखेंगे रिग्रेशन को कि जब हम
पढ़ाई के चैलेंजेस फेस नहीं कर पा रहे हैं या करियर के चैलेंजेस फेस नहीं कर रहे हैं, तो अक्सर हम क्या करते हैं, टाइम पास करते हैं। जैसे हम YouTube या Instagram की रील्स शॉर्ट्स देखना शुरू कर देंगे, सोशल मीडिया पे ज्यादा बैठेंगे, कुछ भी वीडियो सीरीज या कुछ मूवीज फिल्में देखना शुरू कर देंगे, या कुछ भी डे ड्रीमिंग करना शुरू कर देंगे। अब मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि इस तरह की प्लेफुल एक्टिविटीज करना जो कि एक बच्चा करता है, बच्चे को जब भी किसी जिम्मेदारी से दूर भागना होता है तो क्या करता है, वो खेलने की तरफ दौड़ता है। इनफैक्ट बचपना होता ही खेलने के लिए है, तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा क्योंकि खेलने का मन करता है, इसी तरह से जब कोई व्यक्ति बड़ा भी हो जाता है, वो 20, 30, 40, 50 साल का होता है, तो जब उसे बड़ा तनाव आता है अपनी जो रोजमर्रा की लाइफ में जिम्मेदारियों को लेकर, तो वो कुछ प्लेफुल, कुछ भी खेल जैसा करने की कोशिश करता है, या जिसे हम सिंपल भाषा में कहें तो वो अपना टाइम किल करने की कोशिश करता है। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है जहां प्लेफुलनेस, एंजॉयमेंट, प्लेजर्स और कुछ ह्यूमरस किया जाता है, कुछ भी मन मुताबिक मन पसंद किया जाता है, वो रिग्रेशन कहा जाता है। मतलब उसमें क्या है कि एक व्यक्ति अपने मैच्योर स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से रिग्रेस कर गया, नीचे की तरफ आ गया और एक बचपन के मोड में लौट गया। अक्सर हम पाते हैं कि 60-65 साल से बड़ी उम्र के लोग जो होते हैं वो बचपना दिखाने लगते हैं, वो दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। इस तरह का बिहेवियर भी रिग्रेशन कहा जाता है, मतलब ये रिग्रेसिव बिहेवियर्स हैं। तो जब हम अपनी एक्चुअल एज से छोटी एज के डेवलपमेंटल लेवल पर रिग्रेस कर जाते हैं, बचपना दिखाने लगते हैं, चीजों को लेकर थोड़ा जिद करने लगते हैं, उस तरह के बिहेवियर्स को रिग्रेशन कहा जाता है। स्क्रीन पर देखिए, रिग्रेशन की एक डेफिनेशन है जो आपको बताई जा रही है। When regression is used as a defense mechanism, individuals cope with stressors by acting in a childish, immature or age inappropriate manner. That is, they regress to earlier developmental stages, such as when it is normal to have excessive dependence or temper tantrums. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिग्रेशन का मतलब है अपने अर्लियर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में रिग्रेस कर जाना, मतलब खेल तमाशा करना, चीजों से दूर भागना, इस तरह से बिहेवियर करना। अब स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट है उसके साथ क्या होता है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया एक ब्रेन डिसीज है, एक ब्रेन डिसऑर्डर है, मतलब ब्रेन के अंदर बड़े सारे केमिकल चेंजेस और स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स डेवलप होते हैं या वो बने रहते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया के मामले में जब पेशेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा तो वो अक्सर देखा जाएगा वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहा है, और आप बहुत कॉमनली पाएंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट अपने लाइफ में प्रोग्रेस करने में बड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वो अपना लाइफ का इंटेलेक्चुअल या सोशल स्टेटस पूरा एप्रोप्रिएटली अटेन नहीं कर पाता है, मतलब उसके आसपास के लोगों का सोशल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल जो भी स्टेटस है वो बहुत हाई हो सकता है, पर एक स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग टास्क टेकअप करने में उसको हमेशा मुश्किल आती है, वो उनको नहीं अचीव कर पाता है। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए जिनका लेट ऑनसेट है स्किज़ोफ्रेनिया का, पर जिन लोगों में टीन एज में या अर्ली एज में स्किज़ोफ्रेनिया आता है उनके लिए करीब करीब नामुमकिन हो जाता है अपने लाइफ के मेजर बड़े बड़े टास्क को टेकअप करना या उन चैलेंजेस को पूरा करना, तो वो जिम्मेदारियां अपनी बड़ी उम्र की नहीं निभा पाते। तो ऐसे में देखा जाता है कि एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट का जो दिमाग है वो रिस्पॉन्स देता है, वो इस तरह से रिस्पॉन्स देता है कि उन लक्षणों की वजह से जो स्किज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड वाले सिम्टम्स होते हैं, इन सिम्टम्स के स्ट्रेस में पेशेंट क्योंकि अपने लाइफ के अपने एज एप्रोप्रिएट टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभा पाता, उसको फुलफिल नहीं कर पाता, इसलिए वो अक्सर अपने आसपास के लोगों पर बड़ा डिपेंडेंट होता है और ये पेशेंट का दिमाग उसे कराता है। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स की अगर बात की जाए तो डिफेंस मैकेनिज्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कहेंगे कि पेशेंट कॉन्शियसली ऐसा कर रहा है, जानबूझ के ऐसा कर रहा है। सबसे भारी गलती जो कि फैमिली मेंबर्स करते हैं वो सोचते हैं कि पेशेंट जानबूझ के अपना दिमाग नहीं लगा रहा, अपनी सोचने समझने की ताकत नहीं लगा रहा, वो चाहे तो बड़ा कुछ कर सकता है या कर सकती है, पर वो लापरवाह है या वो बहुत ही ज्यादा केयरलेस है, या उसको घर पे सारी चीजें पक्की पकाई मिल जाती हैं, आराम करने को मिल जाता है, खाना मिल जाता है, सारे सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, इसलिए वो कुछ करना नहीं चाहता। जबकि ये सच नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट कैसा भी होगा, वो गरीब होगा, अमीर होगा, बड़ी उम्र का होगा, छोटी उम्र का होगा, हर तरह का पेशेंट रिग्रेसिव बिहेवियर्स दिखाएगा।
और जो एक दूसरी भूल जो कि अक्सर लोग कर देते हैं वो ये कि पेशेंट के नेगेटिव सिम्टम्स को पेशेंट की खुद की लापरवाही समझ लेते हैं। मतलब कि स्किज़ोफ्रीनिया के सिम्टम्स में जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, जिसमें मोटिवेशन की कमी आती है, इमोशंस को एक्सप्रेस करना या उन्हें फील करने में कमी आती है, सोशलाइजेशन में कमी आती है, भाषा में और थिंकिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें कमी आ जाती है, ये जो सारी जो कॉग्निटिव, इमोशनल, मोटिवेशनल जो रिटार्डेशन कमियां आती हैं पेशेंट के अंदर, ये उसका सिम्टम होता है। उसका दिमाग जो है पेशेंट का, वो उसे काफी रिड्यूस कर देता है उसकी फंक्शनिंग में। और क्योंकि उसका दिमाग मैच्योरली काम नहीं कर पाता, एज एप्रोप्रिएट वे में काम नहीं कर पाता, तो पेशेंट का दिमाग क्या करेगा, बचपना दिखाएगा। मतलब वो उसको अनकॉन्शियसली, अचेतन, सबकॉन्शियस लेवल पर उसको दूसरों पर डिपेंडेंट बना देगा और काफी ज्यादा इमोशनल और नीडी बना देगा। तो ऐसे में पेशेंट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा दूसरों पर निर्भर दिखाई देता है। वो अपने डिसीजंस नहीं ले पाता, अपनी सोच विचार की शक्ति से काम नहीं कर पाता। और घर वाले ऐसा सोचते हैं कि डिल्यूजन चले गए, हेलुसिनेशन चले गए, मोटे मोटे तौर पे सिम्टम्स चले गए, तो अब तो पेशेंट को बिल्कुल नॉर्मल हो जाना चाहिए, सारे काम कर लेने चाहिए, जबकि पेशेंट नहीं कर पाता। तो इस तरीके से जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट के रिग्रेसिव बिहेवियर्स की तरह होते हैं। मतलब वो भी एक तरीके के पेशेंट के रिग्रेसिव बिहेवियर्स हैं, जिसमें कि पेशेंट अपनी जिम्मेदारियों से दूर जा रहा है और ये पेशेंट का दिमाग उसे कराता है। तो नेगेटिव सिम्टम्स एक तरीके का कंपनसेशन होता है उसकी बीमारी का। अब यहां पर इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कुछ ऐसे रिग्रेसिव बिहेवियर्स के बारे में जो कि रिसर्चर्स ने देखे हैं, जो कि आमतौर पर पेशेंट्स दिखाते हैं। पेशेंट्स के बिहेवियर्स में अक्सर देखने में आते हैं कुछ ऐसे रिग्रेसिव बिहेवियर्स। 3 कैटेगरीज में ये बिहेवियर्स आपको यहां बताए जाएंगे। ये जो बिहेवियर्स हैं ये हर पेशेंट, सारे के सारे बिहेवियर्स नहीं दिखाते। कुछ पेशेंट्स कुछ बिहेवियर दिखाएंगे तो कुछ और दिखाएंगे। पर मैं इनकी एक कुछ लिस्ट आपके सामने बताऊंगा। कुल मिला के 37 बिहेवियर्स होंगे जो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होंगे और वो मैं ऐसे आपको बताता जाऊंगा। तो आइए अब आप अपनी स्क्रीन पर देखें। यहां आप देखेंगे कि कॉलम बने हुए हैं और लेफ्ट साइड इंग्लिश में बिहेवियर्स बताए हुए हैं, राइट साइड में उन्हीं का ट्रांसलेशन करके हिंदी में आपको बताया गया है। तो मैं दोनों टाइप के बिहेवियर्स आपके सामने रीड करूंगा और आपको बताता जाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे आपको समझाता जाऊंगा कि इन बिहेवियर्स को कैसे देखा जाता है और क्यों होते हैं बिहेवियर्स। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है कंट्रोल ऑफ ड्राइव और इमोशन। मतलब अपने इमोशंस, मोटिवेशंस, डिजायर्स को लेकर पेशेंट के अंदर कैसे बचपना आ जाता है। तो जैसे पहला हुआ डिमांड्स थिंग्स इम्पेशेंटली। मतलब बेसब्री से चीजों की पेशेंट जो है वो मांग करता है, बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाता है। टू डिमांडिंग, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखता है, बहुत ज्यादा डिमांड्स पुट अप करता है दूसरों पर, अपनी इच्छाएं बताता रहता है। मतलब ये ऐसे बिहेवियर्स हैं जो कि पेशेंट को अपने एज के हिसाब से शायद खुद पूरे कर लेने चाहिए, या पेशेंट को शायद इन चीजों में थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए। हम लॉजिकली ऐसा बोलेंगे, मतलब एज के हिसाब से जो दिखना चाहिए बिहेवियर वो पेशेंट में नहीं दिख रहा। तो वो दूसरों पर क्योंकि निर्भर है और अपनी इच्छाएं, अपनी डिजायर्स, अपनी इमोशंस को दूसरों पर एक्सप्रेस कर रहा है, उस तरह के बिहेवियर्स यहां पे हम देखेंगे। तो ध्यान रखें इन सभी बिहेवियर्स को समझते हुए कि ये वो बिहेवियर्स हैं जो कि एज के एप्रोप्रिएट नहीं है। एक पर्सन से उस पर्टिकुलर एज में या उसके अपने थिंकिंग मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से जो उम्मीद लगानी चाहिए, ये उस जैसे ना होकर एक तरह के नीडी, बचपने वाले बर्ताव हैं। तो तीसरा आता है बिकम्स मेलंकोली व्हेन अ थिंग डिजायर्ड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। बहुत उदास हो जाता है जब कोई इच्छा की चीज उसे नहीं मिल पाती। मतलब कोई चीज अगर नहीं मिल पा रही तो उसके लिए उम्मीद तो यही लगाई जाएगी कि थोड़ा वेट किया जाए, बहुत ज्यादा उसके लिए अपसेट ना हुआ जाए, उसको लॉजिकली देखा जाए कि नहीं अभी अगर चीज नहीं मिल सकती तो इसके लिए वेट करना चाहिए। पर नहीं, पेशेंट क्या करेगा, बहुत ज्यादा उदास हो जाएगा। तो इसको हम रिग्रेशन कहते हैं। इसे हम इस तरह के बिहेवियर्स को कहेंगे कि ये इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं। जरूरत से ज्यादा पेशेंट इस तरह के बर्ताव दिखा रहा है जो कि नहीं दिखाने चाहिए थे। चौथा हुआ सडनली गेट्स एंग्री और लूजेस टेम्पर। अचानक से गुस्सा हो जाता है या अपना आपा खो देता है। थ्रोज थिंग्स व्हेन एंग्री, जब गुस्सा आता है तो चीजें फेंकता है, जो कि बहुत कॉमन कंप्लेंट है, ये फैमिली मेंबर्स की होती है। एपेटाइट इंक्रीजेस, मतलब भूख बढ़ जाती है। जब कोई दूसरों पर डिपेंडेंट होता है या बहुत इमोशनल होता है तो अक्सर उसकी भूख बढ़ जाती है, जैसे कि बच्चों में होता है। वॉन्ट्स स्वीट्स, मिठाई की चाह होती है उसको बहुत। मेंशंस सेक्सुअल मैटर, काम वासना के विषयों का उल्लेख करता है, सेक्स के बारे में बात कर सकता है पेशेंट बहुत।
ट्राइज टू टच समवन्स बॉडी ऑफ द ऑपोजिट सेक्स, विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति के शरीर को छूने की कोशिश करता है। ये बिहेवियर भी कई बार देखने में आ जाते हैं। इजीली गेट्स डिप्रेस्ड और क्राइज, बहुत जल्दी उदास हो जाता है और रोने लगता है, छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देना। सेज दैट ही और शी वॉन्ट्स टू डाई व्हेन डिप्रेस्ड, मतलब जब भी उदास हुआ तो कहता है कि मैं मरना चाहता हूं, मतलब कि वो अपने लाइफ के चैलेंजेस से कोप नहीं कर पा रहा है, तो इमीडिएटली दिमाग क्या करेगा, दिमाग मरने के ख्याल लाना शुरू कर देगा। इजीली ब्लेम्स सेल्फ, खुद को बहुत आसानी से दोष दे देता है। छोटी मोटी कोई अगर नाकामी हुई, कोई काम नहीं कर पाए, तो हो सकता है पेशेंट कहे कि ये मेरी गलती है, मुझसे नहीं हो रहा, मेरे बस की नहीं है, तो डिप्रेस हो जाएगा पेशेंट। फिर आता है कि मूड इज अनस्टेबल एंड चेंजेबल, मूड बहुत ज्यादा अस्थिर रहता है और बदलता रहता है। थिंक्स सेल्फ सुपीरियर टू अदर्स, खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है। तो ये जो सारे जो बिहेवियर्स हैं जो पेशेंट के इमोशंस और मोटिवेशन और डिजायर से जुड़े हैं, यहां पर क्या हम देखते हैं कि पेशेंट मैच्योरली एक्ट ना करके बड़ा इमेच्योर वे में एक्ट कर रहा है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है। ध्यान दें कि ये जितने भी डिफेंसिव बिहेवियर्स हैं, रिग्रेसिव बिहेवियर्स हैं, ये सारे आमतौर पर सभी लोग दिखाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे ज्यादातर जो इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो रिग्रेसिव ही हो जाते हैं किसी ना किसी लेवल पर, और हम सभी लोगों में रिग्रेशन देखने में आता है। पर स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में ये थोड़ा इंटेंस, बहुत कॉमन और बहुत ज्यादा देखने में आ सकता है, और अक्सर बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर रिग्रेसिव बिहेवियर्स देखने में आते हैं। नेक्स्ट हम कैटेगरी की बात करेंगे ऑब्जेक्ट रिलेशंस। ऑब्जेक्ट रिलेशंस का मतलब होता है, ये एक थ्योरी है साइकोलॉजी में, जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी पर्सन अपने से अलावा बाहरी दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कोई लोग हो सकते हैं, चाहे कोई वस्तुएं हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, उनके साथ एक तरह का रिलेशन बनाता है, और उस रिलेशन के बेसिस पे उसकी इमोशंस, मोटिवेशंस जो है वो एक्सप्रेस होती हैं, और वो एक तरह का जो संबंध है उसे हम ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी में इस तरह से देखते हैं। डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर बस ब्रीफ में इतना ही समझना काफी होगा। तो इसमें क्या करता है पेशेंट, दूसरों के साथ किस तरह का संबंध बना रहा है। टॉक्स इन इन्फेंटाइल लैंग्वेज, बच्चों की तरह बात करता है। फॉलोज अबाउट और रन्स आफ्टर द डॉक्टर, नर्स या फैमिली मेंबर्स, मतलब अगर पेशेंट किसी हॉस्पिटल में एडमिटेड है, या कोई नर्स है, या किसी भी तरीके से दूसरे फैमिली मेंबर्स या केयर टेकर्स हैं, उनके प्रति यहां पर बात हो रही है कि पेशेंट किस तरह से रिलेशन बनाता है। तो यहां पर क्या है कि वो फॉलो करता है उन्हें, नर्स या डॉक्टर या घर वालों के पीछे लगा रहता है, उनके पीछे भागता रहता है, बच्चों की तरह उनके पीछे लगा रहता है अपनी जरूरतें या अपनी चीजें पूरी करने के लिए। ट्राइज टू टच द डॉक्टर्स, नर्स या फैमिली मेंबर्स बॉडी, डॉक्टर, नर्स या घर वालों के शरीर को छूने की कोशिश करता है। लीव्स डिसीजंस ऑफ थिंग्स टू द डॉक्टर, नर्स या फैमिली मेंबर, डॉक्टर या नर्स या घर वालों के द्वारा अपने निर्णय लेता है, खुद नहीं ले रहा, उनके ऊपर छोड़ दिया सब। टॉक्स टू द डॉक्टर, नर्स, फैमिली मेंबर लाइट हार्टेडली एंड इम्प्रूडेंटली, डॉक्टर, नर्स या घर वालों से बहुत लापरवाही से बात करता है और उन्हें हल्के में लेता है। ओबीडियंट टू द डॉक्टर, नर्स, फैमिली मेंबर्स ओपिनियंस और एक्सप्लेनेशंस, डॉक्टर या नर्स या घर वालों के विचारों, मतों और स्पष्टीकरण के प्रति आज्ञाकारी रहता है। मतलब ओबीडियंट है, मतलब आमतौर पर हमारे सामने कोई अपना ओपिनियन रखता है तो हम उसके साथ थोड़ा आर्ग्यू कर सकते हैं, थोड़ा सा उसके साथ अपना विचार रख सकते हैं, उसके साथ डिसएग्री हो सकते हैं। पर पेशेंट क्या करेगा, सिर्फ इसलिए कि दूसरे उससे खुश रहें, या वो दूसरों के साथ बिल्कुल बच्चे की तरह एक्ट करेगा, तो क्या करेगा, उनकी बातें मानने लगेगा। जैसे कि छोटा बच्चा अपने बड़ों की सारी बातें मान लेता है, तो इसे हम बचपना ही कहेंगे। सातवां हुआ स्वेज बिटवीन एक्सेप्टिंग एंड हेटिंग द डॉक्टर, नर्स या फैमिली मेंबर्स केयर, मतलब डॉक्टर या नर्स या घर वालों की देखभाल जो कर रहे हैं वो उसके प्रति कभी तो स्वीकृति दिखाता है, तो कभी उनसे घृणा करने लगता है। कभी कहता है कि तुम मेरी बिल्कुल केयर नहीं करते, तो कभी कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, मेरा बहुत ख्याल रखते हो। तो इस तरीके से बीच बीच में झूलता रहता है, इधर उधर फ्लक्चुएट करता रहता है। नेक्स्ट देखेंगे इसी कैटेगरी के 7 और बिहेवियर्स हैं। स्वेज बिटवीन ओबेइंग एंड अपोजिंग द डॉक्टर, नर्स या फैमिली मेंबर, मतलब डॉक्टर, नर्स या घर वालों का कभी तो आज्ञा पालन करता है, तो कभी उनका विरोध करने लगता है। मतलब इसे हम आमतौर पर एम्बिवैलेंस कहते हैं। उन्हीं लोगों को जिनसे वो प्यार करता है, उन्हीं से नफरत भी करता है। अपने घर वालों के प्रति जिनसे उसको कोई उम्मीद लगती है, जिन पर वो डिपेंडेंट रहता है, तो कई बार उन्हीं का विरोध करने लगता है, उन्हीं को धिक्कारने लगता है। तो इस टाइप के बिहेवियर बहुत कॉमन होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में, जिसे एम्बिवैलेंस भी कहते हैं। एक्सेप्ट पर्सनल केयर फ्रॉम द डॉक्टर, नर्स या फैमिली मेंबर, मतलब उनसे अपनी निजी देखभाल को स्वीकार कर लेता है। मतलब जो उसे खुद करने चाहिए बिहेवियर्स, जैसे अपना रोजमर्रा का खाना खाना, अपना सुबह उठना, अपना नहाना धोना, अपने छोटी मोटी जरूरतें पूरी करना,
तो अगर कोई और उसके लिए कर रहा है तो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वो ये नहीं कहता कि नहीं ये मेरा काम है, मैं करूंगा या मैं करूंगी। वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे कि कोई बच्चा होता है वो अपने देखभाल को दूसरों से एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसी तरह से वो बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है। प्लीज्ड विद और आस्क्स फॉर पर्सनल केयर फ्रॉम द डॉक्टर, नर्स या फैमिली मेंबर, मतलब डॉक्टर, नर्स या घर वालों से निजी देखभाल के लिए पूछता है और उससे संतुष्ट भी रहता है। मतलब उसे बड़ा मजा आ रहा है कि हाँ दूसरे मेरी देखभाल कर रहे हैं, उनसे पूछता रहेगा, अपनी जरूरतें पूरी कराएगा, रोजमर्रा के छोटे बड़े काम कराएगा, उसको बड़ा मजा आ रहा है, वो एक बढ़िया मजे से लाइफ जी रहा है। फोर्सेस द डॉक्टर, नर्स या फैमिली मेंबर टू गिव पर्सनल केयर, उन पर दबाव डालता है अपनी देखभाल के लिए। अब अपनी देखभाल करना तो एक एडल्ट के लिए बहुत नॉर्मल होना चाहिए, पर नहीं, स्किज़ोफ्रेनिया में क्या करेगा पेशेंट, अपनी देखभाल के लिए दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर होगा, तो उन पर प्रेशर डाल सकता है, उनकी केयर को एक्सेप्ट कर सकता है, उनके प्रति ओबीडियंट हो सकता है, उनकी देखभाल के प्रति बड़ा संतुष्ट रह सकता है। तो इस तरह के सारे बिहेवियर्स देखने में आएंगे। फिर आएगा एक्ट्स एरोगेंटली, घमंडी सा व्यवहार करता है। रेस्टलेस एंड लोनसम ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ डॉक्टर, नर्स या फैमिली मेंबर, डॉक्टर या नर्स या घर वालों की अनुपस्थिति में बेचैन, विचलित और अकेलापन सा महसूस करता है। बेग्स द डॉक्टर या नर्स या फैमिली मेंबर नॉट टू लीव हिम और हर, डॉक्टर या नर्स या घर वालों से खुद को ना छोड़ने की गुहार लगाता है, बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील करता है। अब इसमें हम तीसरी कैटेगरी के 9 बिहेवियर्स की बात करेंगे, जो कि हैं कॉग्निटिव फंक्शंस या बॉडी इमेज, मतलब थिंकिंग वाले फंक्शंस। हायर थिंकिंग स्किल्स की यहां भारी कमी हो जाती है स्किज़ोफ्रेनिया में। तो जैसे इसमें क्या आएंगे, फॉरगेट्स लोकेशन ऑफ हिज और हर ओन रूम और लैबोरेटरी, मतलब अपने कमरे या शौचालय का रास्ता भूल जाता है, उसकी जगह भूल जाएगा। यहां थोड़े से कॉग्निटिव थिंकिंग फंक्शंस का इशू आ रहा है। लूजेस सेंस ऑफ टाइम, समय का बोध, समय का ज्ञान बिल्कुल नहीं रहता, खो देता है। मिस्टेक्स वन पर्सन फॉर अनदर, किसी व्यक्ति को गलती से कोई और समझ लेता है। फॉरगेट्स थिंग्स, चीजें भूल जाता है। ट्विस्ट्स और मिसअंडरस्टैंड्स द सब्जेक्ट मैटर, विषयों को गलत समझता है या उन्हें तोड़ मरोड़ कर उनका कोई अर्थ निकालता रहता है। फील्स एज दो आर्म्स एंड लेग्स गेट लॉन्गर और शॉर्टर, ऐसा महसूस करता है जैसे हाथ पैर जो है वो लंबे या छोटे से हो गए हैं। फील्स एज दो हाफ ऑफ द बॉडी इज फ्लोटिंग, ऐसा महसूस करता है जैसे आधा शरीर उड़ रहा है, तैर रहा है, ऐसा महसूस करेगा। फील्स एज दो द बॉडी स्विंग्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, ऐसा महसूस करता है जैसे शरीर एक जगह से दूसरी जगह झूल सा रहा है। फील्स अनफेमिलियर एंड अनयूजुअल इन हिज और हर ओन बॉडी, अपने ही शरीर में अनजान सा और अजीब सा महसूस करता है। तो ये रहे 37 बिहेवियर्स जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स दिखाते हैं अनकॉन्शियसली, बिना अपनी इच्छा, बिना अपने कॉन्शियस कंट्रोल के दिखाते हैं। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पेशेंट जानबूझ के कर रहा है, उसकी बीमारी, उसका दिमाग उसे करा रहा है। तो इसमें दोनों तरीके की एक्सप्लेनेशंस दी जाती हैं कि पेशेंट की जो पर्सनैलिटी है वो ग्रो नहीं कर पा रही, मैच्योर नहीं कर पा रही, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया आ गया, तो इमैच्योर बिहेवियर्स और इमैच्योर पर्सनैलिटी स्टाइल दिखाई देगा पेशेंट का। दूसरा कि दिमाग जो है वो किसी ना किसी तरह से लक्षणों की वजह से कंपनसेट करता है। दिमाग क्योंकि हायर थिंकिंग स्किल्स यूज नहीं कर पा रहा, स्किज़ोफ्रेनिया में हमारा जो मेमोरी और दूसरे फंक्शंस हैं वो अफेक्टेड होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स हमारे दिमाग में डेवलप हो जाते हैं, मतलब दिमाग की वजह से डेवलप होते हैं। तो इस वजह से पेशेंट के बिहेवियर्स बचकाने हो ही जाते हैं, पेशेंट बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट एक लेवल के बाद शायद अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ग्रो नहीं कर पाता। इस तरह के जो लक्षण हैं उनको समझना जरूरी है। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक कैसे समझते हैं, इस तरह से थोड़ा आप देखेंगे तो अपने पेशेंट के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और थोड़ी हमदर्दी रखेंगे, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को बहुत ज्यादा दूसरों की एम्पैथी और कंपैशन की जरूरत होती है। नहीं तो घर में धिक्कारना, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, लड़ना, ये वो सब चीजें होती रहती हैं और इन सब से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। बीमारी से, डिसऑर्डर से आप लड़ नहीं सकते, इसलिए डिसऑर्डर को हमें समझना पड़ेगा। अब बात आती है कि इस तरह के बिहेवियर्स का इलाज कैसे होता है। कई बार तो कुछ सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट दिखाता है तब जब उसकी बीमारी या तो बढ़ जाती है, या दवाइयां काम नहीं कर रही होती हैं, या रिलैप्स आ जाता है, या बहुत स्ट्रेस आ जाता है। तो ऐसे टाइम पर कुछ रिग्रेसिव बिहेवियर्स पेशेंट तब ज्यादा दिखाएगा। तो ऐसे में तो क्या होगा, जब दवा की डोज बढ़ा दी जाएगी या दवा दोबारा से शुरू करा दी जाएगी, पेशेंट ने अगर दवा छोड़ दी है तो वो ज्यादा रिग्रेसिव बिहेवियर दिखा सकता है, दवा शुरू कराई जाएगी फिर से, तो कुछ रिग्रेसिव बिहेवियर्स तो कम हो जाएंगे, जो कि आते जाते रहते हैं, जो कि तब डेवलप हुए हैं जब पेशेंट को एक्चुअल में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, जो कि देखने में दिख रहा है कि हाँ ये स्ट्रेस हो गया है या पेशेंट का रिलैप्स हुआ है।
तो डिल्यूजन, हेलुसिनेशन या कुछ भी हो रहा है उस टाइम पर रिग्रेसिव बिहेवियर्स दिख सकते हैं। वो तो चले जाएंगे जब दवा चलेगी और धीरे धीरे जब सिम्टम्स जाएंगे तो रिग्रेसिव बिहेवियर कम होंगे। पर काफी सारे बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने आप नहीं जाते या दवा से नहीं जाते। तो ऐसे में पेशेंट को एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करना होता है, जो कि या तो फैमिली मेंबर्स के साथ डेवलप करेगा पेशेंट, जिसके लिए अगर फैमिली मेंबर्स को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है तो फैमिली थेरेपी लेना जरूरी होगा। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से फैमिली इंटरवेंशन, फैमिली थेरेपी लेना जरूरी होगा, जिसमें कि समझा जा सके कि फैमिली मेंबर्स का बिहेवियर और उस पेशेंट के बिहेवियर के बीच का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है और कैसे फैमिली मेंबर्स के बिहेवियर्स की वजह से पेशेंट जो है वो कहीं ना कहीं अपने रिग्रेसिव बिहेवियर्स को मेंटेन किया हुआ है। क्योंकि एक बिहेवियर थ्योरी होती है, या जिसे हम बिहेवियर थेरेपी कहेंगे, जो कि उससे निकल के आई है, उसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि कैसे दो लोगों के आपस के इंटरेक्शन की वजह से इस तरह के बिहेवियर बने रहते हैं। इसको सिंपल इस तरह से समझेंगे कि बच्चा जो होता है छोटा, जो जिद करता है, उसको कोई खिलौना चाहिए तो वो बहुत ज्यादा जिद करेगा, क्योंकि उसको पता है अपनी जिद से वो अपने पेरेंट्स को हल्का कर सकता है, नरम कर सकता है, उनका दिल पिघाल सकता है। अगर वो कितने भी सख्त हो तो वो जोर जोर से चीखेगा, परेशान करेगा और कभी ना कभी पेरेंट्स गिव अप कर देंगे और कहेंगे चलो इसकी बात मान लेते हैं। तो बच्चे ने वो टेक्निक सीख ली और पेरेंट हमेशा बहुत ही अपना दिल कमजोर करके किसी ना किसी तरह से बच्चे की जरूरत मान लेंगे, क्योंकि उनको लगता है बच्चा है, चलो कर देते हैं जिद पूरी। पर इस तरह से एक अनहेल्दी पैटर्न बन जाता है और बच्चे का टैंट्रम, बच्चे का जिद्दी बर्ताव जो है वो बना रह जाता है और वो बड़ी उम्र तक बना रह सकता है। उसी तरीके से कहीं ना कहीं पेरेंट और बच्चे के आपस का जो इंटरेक्शन है वो इस तरीके के चाइल्डहुड वाले चाइल्डिश बिहेवियर जो है वो या तो बना सकता है, या जब स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट रिग्रेस कर रहा है तो भी कहीं ना कहीं ये जो आपस का इंटरेक्शन है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो देखा जा सकता है कि कैसे फैमिली मेंबर्स जो है वो पेशेंट के इस तरह के बिहेवियर्स को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस तरीके से फैमिली काउंसलिंग और फैमिली थेरेपी की मदद से पेशेंट के बिहेवियर्स को कम किया जा सकता है, जिसमें बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियरल इंटरवेंशंस दी जाती हैं। वो क्या होती हैं, कैसी होती हैं, वो आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको बताएगा जब आप उनको कंसल्ट करेंगे। दूसरा, थेरेपिस्ट के साथ भी जब एक पेशेंट इंटरेक्ट करता है, पेशेंट की भले ही कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी चल रही हो या कोई दूसरे टाइप की थेरेपी चल रही हो, आर्ट थेरेपी, डांस थेरेपी, कॉग्निटिव रेमेडिएशन या कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन कुछ चल रहा है, या पेशेंट जो है वो रिहैब सेंटर पे एडमिटेड है, वहां पर वो अपने डॉक्टर्स और अपने आसपास के केयर गिवर्स के साथ, जो भी लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो एक थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट के अंदर या एक थेरेपिस्ट के साथ अपना रिलेशन को डेवलप करके एक पेशेंट के अंदर इन बिहेवियर्स को कम किया जा सकता है। पर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और बहुत ही ट्रेन्ड और एक्सपर्ट थेरेपिस्ट ही ऐसा कर सकते हैं। मतलब पेशेंट के साथ थेरेपी देते देते, जो कि कोई और दूसरी थेरेपी होगी, धीरे धीरे पेशेंट के साथ अपना ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करते हैं कि पेशेंट के रिग्रेसिव बिहेवियर्स को कम करने में हेल्प करते हैं। ऐसे में डॉक्टर का काफी एक्सपीरियंस और काफी इस चीज में एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। कुछ डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स मतलब मैं थेरेपिस्ट की बात कर रहा हूं, तो कुछ साइकोथेरेपिस्ट तो इसमें काफी हेल्प कर सकते हैं, पर आमतौर पर इतने एक्सपर्ट और इतने आर्टिस्टिक टाइप थेरेपिस्ट नहीं होते। आर्टिस्टिक मतलब कि थेरेपी एक तरीके की आर्ट होती है, अगर हम ऐसा कहें तो बहुत डीपर कनेक्शन बनाया जाता है पेशेंट के साथ, तभी पेशेंट के ऐसे बिहेवियर्स कम होते हैं। पर ये तभी टारगेट किया जाए जब ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो, रिग्रेसिव बिहेवियर्स। और वैसे भी सारे बिहेवियर्स रिग्रेसिव जो है वो दूर नहीं किए जा सकते, इसलिए कुछ कुछ बिहेवियर्स को दूर किया जा सकता है जब थेरेपी में या तो वो आड़े आ रहे हो या पेशेंट की लाइफ को वो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे हो। तो जैसा बताया कि 3 तरीके हैं, दवाओं से कम होंगे, जब स्ट्रेस की वजह से रिग्रेसिव बिहेवियर आए तो वो चले जाएंगे, या रिलैप्स में जब आया, जैसे भी हुआ। दूसरा, फैमिली इंटरवेंशन की मदद से फैमिली के लोगों को अपने बिहेवियर में चेंज लाना होगा ताकि रिग्रेसिव बिहेवियर पेशेंट के कम हो। और तीसरा कि डॉक्टर पेशेंट के साथ अपना एक बेटर रिलेशनशिप बनाकर इन बिहेवियर्स को कम कर सकता है, पेशेंट को मैच्योर और काफी लॉजिकल और रैशनल तरीके से वो इस तरीके के कंडीशन में ले जा सकता है, उसके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकता है, जिससे कि पेशेंट जो है वो मैच्योरली बिहेव करने लगे। पर इसके लिए बहुत लंबी थेरेपी चाहिए, बहुत लंबा टाइम चाहिए, और काफी एक टैक्टफुल तरीके से, काफी इनोवेटिव तरीके से डॉक्टर को एक्ट करना होता है। और डॉक्टर को बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है साइको एनालिसिस और ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी की। तो ये रहा पूरा डिस्क्रिप्शन रिग्रेसिव बिहेवियर्स के बारे में, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में क्या कैसे बिहेवियर्स होते हैं और इनको कैसे दूर किया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स के लिए ये रिग्रेसिव बिहेवियर्स बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं, कुछ हद तक ये कम किए जा सकते हैं, कुछ हद तक कम नहीं किए जा सकते, कुछ बिहेवियर्स प्रॉब्लमेटिक नहीं होते। ध्यान रखिए, बीमारी
इस तरह की है स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें पेशेंट के नेगेटिव सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा होंगे, कॉग्निटिव डेफिसिट ज़्यादा होंगे, जिस वजह से पेशेंट के अंदर ये रिग्रेसिव बिहेवियर्स डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए पेशेंट को क्रिटिसाइज करके, धिक्कार के, पुश करके, जबरदस्ती धक्का दे दे के कि भाई तू कुछ कर ले, ऐसे करके पेशेंट को मोटिवेट नहीं किया जा सकता। तो कई सारे पेशेंट्स के ऐसे बिहेवियर्स तो जिंदगी भर फैमिली मेंबर्स को टॉलरेट करने पड़ते हैं, मैनेज करने पड़ते हैं, उनके साथ मैनेज करना सीखना पड़ता है और कुछ केसेस में बिहेवियर्स दूर हो सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी जो इस वीडियो में दी स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट और उनके रिग्रेसिव बिहेवियर्स के बारे में पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें। इस तरह की और जानकारी आगे की वीडियोस में दूंगा ताकि आप स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को समझ पाएं, या आप अगर खुद स्किज़ोफ्रेनिया से सफर कर रहे हैं तो आप भी समझें कि आपके साथ क्या चल रहा है। तो इस चैनल के साथ बने रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कर लें किसी के साथ। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।